Hello listeners, I am Dr. Anuj Kumar Sharma, presently working in Mechatronics program of Center for Advanced Studies, which is in campus research driven institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University located in Lucknow. So, we are going to discuss the unsymmetrical bending, and we will derive some expression to determine the stress distribution and stress calculation for the unsymmetrical bending. So, the following are the outlines of my today's lecture. First we will discuss what we mean by unsymmetrical bending and how it is different than simple bending. Then we will determine the formulae to calculate the stresses in unsymmetrical bending cases. Then we will discuss the deflection of straight beams subjected to unsymmetrical bending, followed by some numerical problems. So, as we know, bending is a case where loads are applied on a beam or on the member, and they generally act in the plane of the neutral axis or in the centroidal axis. तो जब वो फोर्स लगते हैं तो they will try to give the bending effect to that particular beam. तो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग क्या है, सिमेट्रिकल बेंडिंग क्या है, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग क्या है, हम लोगों ने सिंपल और प्योर बेंडिंग पढ़ चुके हैं हम लोग. एंड इवन वी हैव स्टडीड द केसेस ऑफ बेंडिंग along with the torsion that we have already studied, but how this unsymmetrical bending is different than that bending. So अगर हम इस डायग्राम को देखें जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसमें लेट्स से कि दिस इज़ ए बीम, ये क्रॉस सेक्शन है उसका और ये उसका जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है. अगर हम यहाँ पे देखें तो लेट्स से दिस इज़ द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ दिस पर्टिकुलर बीम. सो लेट्स से कि जो लोड काम कर रहा है वो लोड जिस प्लेन में काम कर रहा है वो ये प्लेन नहीं है. अगर यहाँ पे देखें हम कि हमारे पास एक प्लेन है ए बी सी एंड डी. सो दिस इज़ द प्लेन. सो और जो लोड हैं वो इस प्लेन में काम नहीं, इस प्लेन में नहीं लग रहे हैं. तो वो कौन से प्लेन पे लग रहे हैं? सो वी हैव अनदर प्लेन जो ए बी डैश सी डैश एंड डी. तो ये एक दूसरा प्लेन है जिस पे कि हमारा जो फोर्स है वो जिस प्लेन में लग रहा है. लेट्स से दिस इज P2, this is P1. So all these forces are acting in this particular plane. So this is the bending which is caused by loads that do not lie in or parallel to a plane that contains the principal centroidal axis of the inertia of the cross section. तो इस ये वाला जो प्लेन है वो प्रिंसिपल प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन ऑफ इनर्शिया है, जिसमें कि अगर फोर्स लगते हैं तो बेंडिंग होगी. बट जनरली अगर उस प्लेन के अलावा किसी और प्लेन में जनरली फोर्स लग रहा है तो जो कि डेली लाइफ में जो हम लोग जनरली देखते हैं वो जनरली उस प्लेन में नहीं लगता है. तो ये जो केसेस हैं अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के केसेस बहुत कॉमन हो जाते हैं डेली लाइफ में. तो हेयर वी कैन सी, तो जो भी बेंडिंग है अगर वो उस प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं वो फोर्सेस और उसके अलावा किसी दूसरे प्लेन में लगे हुए हैं, देन दे कॉज द अनसिमेट्रिकल बेंडिंग. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो दीज लोड्स विल कॉज अनसिमेट्रिकल बेंडिंग क्योंकि ये उस प्लेन में सेंट्रोइडल प्लेन में नहीं लगे हुए हैं. जैसे कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग देखें कि दिस इज़ द शियर सेंटर और यहाँ पे देखें ये हमारा एक प्लेन है, ये हमारा दूसरा प्लेन है, U एंड V. These two planes are the principal planes. लेकिन जो हमारी लोडिंग है that is not in this plane. This loading is at this is acting in a particular plane which is making an angle of phi with respect to the principal plane. तो ये इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग क्रिएट करते हैं. दूसरा एग्जाम्पल अगर आई सेक्शन का देखें तो वहाँ पे भी यही है कि ये क्योंकि सिमेट्रिक सेक्शन है तो ये हमारा एक एक्सिस है और ये हमारा दूसरी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस. लेकिन जो हमारा लोड लग रहा है वो एक तीसरे प्लेन में लग रहा है जो कि फाई एंगल बना रहा है. तो ये भी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का एक केस है. इसके अलावा इस तरह की चैनल सेक्शंस देखते हैं तो जनरली इस तरह के ही हम बीम्स यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे भी जो हमारा शियर सेंटर है इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द सरफेस. तो यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा V मतलब एक प्रिंसिपल एक्सिस है, दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, लेकिन जो लोड काम कर रहा है वो इस चैनल पे वो यहाँ पे काम कर रहा है एंड इट इज़ इन एक्टिंग इन दिस प्लेन.
तो ये भी हमारा अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का केस है। तो इस तरह के केसेस कुछ हमारे अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के केसेस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमको स्ट्रेस जो कैलकुलेट करनी है, दैट स्ट्रेस इज लिटिल बिट डिफरेंट देन द फार्मूला विच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड। तो अगर यहाँ पे देखें तो फ्लेक्सर और बेंडिंग एक्सिस क्या होती हैं पहले तो वो समझ लें हम लोग। सो दिस इज़ द एक्सिस ऑफ ए बीम, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, जैसे वो डायग्राम में हमने देखा। तो ये वाली जो एक्सिस है, जो यहाँ पे ए डी जो एक्सिस है, विच इज़ द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑल्सो बिकॉज इट इज़ सिमेट्रिक cross sectional area. So bending axis of a beam is the longitudinal axis through which the transverse bending loads must pass in order to that the bending of the beam shall not be accompanied by twisting of the beam. तो जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि अगर वो इस प्लेन में which is passing through this axis, तो ये जो एक्सिस है हमारी वो सेंट्रोइडल एक्सिस है यहाँ पे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो जो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है वही इसकी जो है वो फ्लेक्सर एक्सिस होगी, वही बेंडिंग एक्सिस होगी। तो उस एक्सिस पे अगर हमारे फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, देन दैट डेफिनेटली दैट वुड बी द बेंडिंग एक्सिस। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ए डी है यही इसकी बेंडिंग एक्सिस है। तो अब हमें जो ड्राइव करनी है, जो स्ट्रेसेस के लिए जो फार्मूला ड्राइव करना है, उसके लिए वी हैव टू टेक सर्टेन एजम्पशंस। तो पहला एजम्पशन है कि द बीम इज ओरिजिनली स्ट्रेट एंड it should be of uniform cross section. तो ये पहला assumption है, otherwise errors will come. Loads are assumed to act through the bending axis of the beam so that the beam is not subjected to torsion in addition to bending. So इसका मतलब simple bending का केस हम लोगों को डिस्कस करना है। तीसरा जो है, the loads act in the direction perpendicular to the bending axis. तो वो perpendicular to the bending axis काम करने चाहिए so that bending stresses are not accompanied by direct axial tensile और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस। तो वो इस तरीके की स्ट्रेसेस उसमें नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे ये कुछ 3 एजम्पशंस लेके चलते हैं जस्ट टू डिराइव द इक्वेशंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो सामने वाली जो फिगर है, इधर अगर हम इसमें देखें तो हम लोगों ने एक छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया एज्यूम किया है। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और उससे कुछ दूरी पे हम लोगों ने दूसरी एक्सिस जो एक्स डैश और वाई डैश हम लोगों ने एज्यूम की हैं, राइट। पैरेलल एक्सिस हैं जिनकी दूरी भी दे रखी है, वाई बार और एक्स बार ये डिस्टेंस लिया हुआ है। और यहाँ से अगर इसकी बात करें सो दैट इज़ एक्स डैश एंड इट इज़ वाई डैश। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो हमारे जो लोड हैं P1, P2, P3, P4 वो इस प्लेन में काम कर रहे हैं, जो कि प्लेन हमारा सेंट्रॉइडल प्लेन नहीं है, या हम प्रिंसिपल इनर्शिया प्लेन नहीं है, एंड विच इज इंक्लाइन एट ए डिस्टेंस एट एन एंगल ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम shear stresses को नेग्लेक्ट करते हैं, so we have 3 equations of equilibrium for the forces, and these 3 equations are this. First equation is this: integration of sigma dA should be equal to 0, and 2 equations are the terms of movement. So mx dash is equal to integration of y dash sigma dA, and my dash is equal to integration of x dash sigma dA. दी मूवमेंट जो हैं वो हमारे एम एक्स डैश और एम वाई डैश जो हमारे इस नए प्लेन के लिए जो मूवमेंट्स हैं, सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ एम। तो लेट्स से कि टोटल जो बेंडिंग मूवमेंट है वो एम है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एम के 2 मूवमेंट्स के कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेते हैं एम के। तो एक जो मूवमेंट है दैट इज़ एम एक्स डैश, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज़ एम वाई डैश। और ये कहाँ पे लाई करते हैं? दे लाई इन दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स रिस्पेक्टिवली। सो एक इस प्लेन में लाई करेगा एंड अनदर विल लाई इन दिस पर्टिकुलर प्लेन। सो जो हमारा जो एक्स डैश और वाई डैश वाले जो एक्सिस वाले जो प्लेन्स हैं ओ के हिसाब से। सो स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एम फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस है जो एम पे डिपेंड करेगा। लेट्स से कि ये वाला हमारा एरिया है और यहाँ से अगर आप देखें तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस से जो दूरी है दैट इज़ m। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो उस पर डिपेंड करेगा। मूवमेंट तो उसी पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस इनटू जो भी कंपोनेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिग्मा इज इक्वल टू के एम, वेयर के क्या है? के इज़ ए कांस्टेंट। एंड अगर हम यहाँ देखें तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे तो व्हाट विल गेट? integration of sigma dA is equal to k is a constant, we can take it out outside of the integration sign, and it will be k integration m dA, and that should be equal to 0.
सो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलती है. सो देयरफॉर द एक्सिस फ्रॉम विच m इज मेजर्ड, जो न्यूट्रल एक्सिस जिसको हम बात कर रहे हैं, that must pass through the centroid C of the cross sectional area and not through the shear center O. तो ये वाला जो है इससे ज़रूरी नहीं है कि पास करे, जो हमारा सेंट्रॉयड है उससे पास करना उसका ज़रूरी है न्यूट्रल एक्सिस का, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं सिग्मा डी ए दैट इज़ कमिंग एज 0, फर्स्ट मूवमेंट जो है दैट इज़ कमिंग 0. अब यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू निकालना चाहें तो हम देखें m इज़ इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई बार. बिल्कुल सिंपल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे ये रिलेशन आया है, वाई डैश माइनस वाई बार कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स डैश माइनस एक्स बार साइन अल्फ़ा. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स वाई कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स साइन अल्फ़ा. सो इट इज़ इक्वल टू m. तो जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी वी विल पुट दिस वैल्यू. Now we can see x bar and y bar are the distances from ox dash and oy dash respectively of the centroid of the section. तो वो यहाँ पे हैं जो आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं. तो x बार y बार ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ आपको इस फिगर को डिस्क्राइब करते समय. तो हमने क्या किया है कि सिग्मा इज इक्वल टू के एम, प्रीवियस स्लाइड से ये रिलेशन है, उसमें हमने m की वैल्यू यहाँ पे रख दी के एम के उसमें, और इसको सिंप्लीफाई किया तो व्हाट वी गेट k इंटू वाई कॉस अल्फ़ा प्लस x साइन अल्फ़ा. सो जो एम एक्स डैश है, एक कंपोनेंट जो मूवमेंट का x डायरेक्शन में है, x डैश डायरेक्शन में है, दैट इज़ y डैश सिग्मा डी ए से कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे हम वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे. सो सिंपली जस्ट वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा डी ए. सिग्मा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से जो सिग्मा की वैल्यू जो कैलकुलेट की है वो यहाँ पे हमने पुट कर दी. एंड नाउ वी हैव गॉट दी एम एक्स डैश. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल मैथमेटिक्स है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ. यू कैन डू एट योर होम, यू कैन सिंपली डू दी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी कैन गेट दी एम एक्स डैश इज इक्वल टू दिस मच. इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो नाउ फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी नो दिस एंड दिस. वी कैन राइट फॉर दिस सिंपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए अगर हम देखें तो आई एक्स डैश माइनस ए वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स, राइट. और आई एक्स डैश मीन्स प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज माइनस एरिया मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार इंटू वाई इज इक्वल टू आई एक्स वाई. सिंपल पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये दोनों एक्सप्रेशंस आए. थोड़ा मैथमेटिकल है ये वाला जो लेक्चर है. एम एक्स डैश इज इक्वल टू के आई एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस के आई एक्स वाई साइन अल्फ़ा. इसको थोड़ा सा हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया. वेयर आई एक्स क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया विद रिस्पेक्ट टू ए सेंट्रोइडल एक्सिस सी एक्स पैरेलल टू ओ एक्स डैश. तो जो सी एक्स एक्सिस है ये वाला, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हम लोगों ने, ये आई एक्स होता है. और आई एक्स वाई इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्स एंड वाई एक्सिस. Since the axes Cx and Cy are any arbitrary set of perpendicular axes and they already pass through the centroid of the section, so principal axis of inertia इस तरीके से चूज़ करनी चाहिए कि u and v जो यहाँ पे दी हुई हैं ये हमारी principal axis हैं. तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. तो we can determine the location of the principal axis also. So mx dash क्या हो जाएगा, that should be equal to mx and it would be equal to mu जो movement about one of the principal axis and that would be equal to m cos phi. So upon simplification we got this. Since IUY जो product of inertia है about these product is equal to 0, ये हमारा ही हमें पता है कि principal axis के about जो movement of inertia होता है product of inertia वो that always come 0. Similarly my dash बराबर my and it would be equal to x dash sigma dA. ये ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं. तो यहाँ से एम वाई डैश का क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा. सो इट मीन्स एम वी इज इक्वल टू के आई वी साइन अल्फ़ा. और ये कितना आ जाएगा, एम वी कितना हो जाएगा, एम साइन फाई. और ये कितना हो जाएगा, एम कॉस फाई. सिग्मा यहाँ से हम निकाल सकते हैं के इंटू वी कॉस अल्फ़ा प्लस यू साइन अल्फ़ा. तो जब भी इसमें पुट करेंगे वैल्यू वी कैन गेट दी करेस्पॉन्डिंग. सो एम वी अपॉन एम यू इज इक्वल टू टेन फाई. यहाँ से हम देखेंगे तो आई वी अपॉन आई यू टेन अल्फ़ा. तो ये जो रिलेशन है अगर हम यहाँ से देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू. सो दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट. टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू आई यू अपॉन आई वी टेन फाई, राइट. तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस
Angle phi is measured from one of the principal axis V and alpha is measured from second principal axis that is U in clockwise direction. तो ये हम इस तरीके से तो cos अल्फा यहाँ से निकाल सकते हैं, sin अल्फा cos अल्फा की ये वैल्यूज़ होती हैं. सिग्मा जो है दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये हमको स्ट्रेसेस के लिए जो हम ड्राइव करने वाले थे वो ये फार्मूला है. सिग्मा इज इक्वल टू एम यू इंटू वी अपॉन आई यू प्लस एम वी यू अपॉन आई वी. तो इस तरीके से हम ये वाला स्ट्रेस फार्मूला ये हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये हमारा जो फार्मूला है वो ये आ गया. तो हमने यहाँ पे एम यू की जगह यहाँ पे रख दिए. इफ सिंपली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एम देन वी कैन ईजी कैलकुलेट द सिग्मा. और अगर आप डायरेक्ट स्ट्रेसेस अगर इसमें आती हैं, अगर हम बेंडिंग स्ट्रेसेस और एक्सियल लोड को भी इसमें कंबाइन करें तो देन फार्मूला बिकम्स लाइक दिस. सो दिस इज द फार्मूला. देन दिस इज ऑफ इम्पॉर्टेंट यूज. अब अगर हम देखते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेट बीम्स, एक तो ये टॉपिक है इसमें एंड दिस इज वन ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ द अनसिमेट्रिकल बेंडिंग एक्सेप्ट शियर सेंटर. डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेट बीम्स सब्जेक्टेड टू अनसिमेट्रिकल बेंडिंग. तो अगर हम कोई एक स्ट्रेट बीम लें उसमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला एक हम ड्राइव करते हैं तो कभी कभी उस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं. सो जनरली हम करते क्या हैं कि जो बेंडिंग मूवमेंट है उसको दोनों प्रिंसिपल प्लेन्स के पैरेलल डायरेक्शंस में उसके दो कंपोनेंट हम ब्रेक कर लेते हैं. तो ये वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये जो अभी हम लोग उधर से एम यू और एम वी जो हम लोगों ने कंपोनेंट्स ब्रेक किए एम के, तो ये वो हैं. तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन जो है बीम का दैट इज़ हाउ मच, इट इज़ अ वेक्टर सम ऑफ द डिफ्लेक्शंस फाउंड फ्रॉम द कंपोनेंट मूवमेंट्स एज शोन इन फिगर. तो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारा जो यू ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है और एक हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, राइट. तो यहाँ पे अगर हम डिफ्लेक्शन देखते हैं तो एक डिफ्लेक्शन ये है डेल्टा वी इस डायरेक्शन में और ये डेल्टा यू इस डायरेक्शन में है. और जो रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन अगर निकालना है सो दैट वुड बी इक्वल टू दिस डेल्टा. सो दिस इज द, हम क्या करते हैं डेल्टा के कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं. देन वी अप्लाई दी सिंपल पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट द डेल्टा. और जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्शंस की इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रल एक्सिस. सो ये जो प्रोसीजर है ये जनरली हम क्या करते हैं कि पहले या तो हम आई यू आई वी और ये सारी चीज़ें निकालें, उसके बाद फिर हम लोग इस पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करें. दूसरा एक मेथड है कि वी जनरली हम वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं एंड वी रिजॉल्व द कंपोनेंट्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस. उसमें सीधे हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं और फिर जो कंसिक्वेंट एक्सप्रेशन है डिफ्लेक्शन का वो रिड्यूस हो जाता है एल्जेब्रिकली और फिर हमको एक रिलेशन मिलता है. एंड वो हम अगर निकालें तो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट द आर्बिट्रेरी एक्सिस. जो अलग एक्सिस हैं उनके बीच में एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं. जैसे हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक जो बीम है, अगर इसमें देखें हम तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये देखिए डिफ्लेक्शन इन यू डायरेक्शन, मतलब एक प्रिंसिपल डायरेक्शन में, दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस में डेल्टा वी. तो हमें अगर ये डेल्टा निकालना है सो देन वी कैन अप्लाई लाइक दिस. और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो जो हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं यू एंड वी ये वाली, तो उनसे थीटा डिग्री पे हमारी जो ओरिजिनल वाई एक्सिस है उससे थीटा एंगल पे ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस हैं. और जो लोडिंग है दैट लोडिंग इज़ इन द प्लेन विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस. सो अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल प्लेन से बात करें तो इट बिकम्स थीटा प्लस फाई, राइट. तो वहाँ पे हम लोग ये वाले जो हमारे डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स होते हैं के वाई के एक्स, तो उससे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा आई विल रश थ्रू टू दिस टॉपिक. तो डिफ्लेक्शन ऑफ कोफिशिएंट है के, डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग अबाउट अप्रोप्रिएट एक्सिस है डेल्टा एंड आई वी नो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस. तो बेंडिंग अगर हम देखें तो डेल्टा यू जो आएगा वो के एक्स कॉस थीटा अपॉन आई यू माइनस के वाई साइन थीटा अपॉन आई यू. और बेंडिंग अगर ओ वी के अबाउट लेते हैं तो सिंपल फार्मूला, सिंपल मैथमेटिक्स है और इसको हम पाइथागोरस से अगर देखें तो डेल्टा इज इक्वल टू दिस. अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं, ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर दें इस वाले फार्मूले में, ये वाली वैल्यूज़, देन वी गेट दिस एक्सप्रेशन. एंड वी नो आई यू एंड वी प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखते हैं तो 1/2 आई एक्स प्लस आई वाई
जो आई एक्स और आई वाई जो है वो एक एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा वाई एक्सिस के अबाउट। तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, पहले हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ से वैल्यू उठा के इस वाले एक्सप्रेशन में रखें तो डेल्टा जो है हमारा वो आई यू और आई वी से इंडिपेंडेंट एक एक्सप्रेशन मिलता है। तो और अगर उसमें एंगल कैलकुलेट करें तो इट बिकम्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन आई एक्स माइनस वाई। तो पहला एक केस ले लेते हैं कि अगर आई एक्स वाई पॉजिटिव है, सो इफ़ आई एक्स वाई इज़ पॉजिटिव देन वी कैन से कि आई एक्स इज़ ग्रेटर देन आई वाई और थीटा शुड बी ग्रेटर देन 45। तो अगर वो कंडीशन हम लेते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो दीज वैल्यूज़ वी कैन रिमेंबर। तो ये हमको याद करनी है, ये वैल्यूज़ 2ixy अपॉन अंडर रूट आई एक्स माइनस आई वाई स्क्वायर प्लस 4i स्क्वायर एक्स वाई। तो ये हम अगर याद रखेंगे तो साइन थीटा कॉस 2 थीटा हम निकालेंगे और यहाँ से जो डेल्टा आएगा दैट वुड बी दिस मच। तो ये अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेट बीम subjected to unsymmetrical bending, and we need to calculate ky, kx, ix, iy and product of inertia ixy. अगर हम ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं then we can easily calculate the deflection. और डायरेक्शन जो है डिफ्लेक्शन की इट शुड ऑलवेज बी नॉर्मल टू द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दो अलग चीज़ें होंगी, बट लेकिन अगर हम डिफ्लेक्शन करेंगे तो वी हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और ये हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इस डेल्टा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे और tan अल्फा की जो वैल्यू है दैट वी कैन ईजिली कैलकुलेट फ्रॉम हेयर आई एक्स वाई माइनस आई एक्स tan फाई अपॉन आई एक्स वाई tan फाई माइनस आई वाई। अब एक सिंपल न्यूमेरिकल देखते हैं। ये रेक्टेंगुलर बीम है, बिल्कुल सिंपल। ये एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है, इसका 15 सेंटीमीटर वाइड है, 20 सेंटीमीटर डीप है और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसकी लेंथ दे रखी है 6 मीटर। टू लोड्स आर गिवन 5 किलो न्यूटन, एक यहाँ पे और एक ये यहाँ से 2 मीटर पे है एंड दिस इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम दिस। तो जो पुराने जो फार्मूलेज जो हैं वो जो ड्राइव किए हैं, सो वी विल यूज़ दोज फार्मूलेज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 लोड्स हैं 5 किलो न्यूटन, each load being 2 meter from the support. The plane of the loads make an angle of 30 degree. तो एक्चुअली जब हम इसके क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है और जो इसका जो प्लेन है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक सिमेट्रिक सेक्शन है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो इसका जो सेंट्रॉयड होगा वही इसका न्यूट्रल जो बेंडिंग एक्सिस है वहीं से गुजरेगी। तो ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये दिस वन, एंड दिस इज अवर सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस वी। तो वो जो बता रहा है वो कह रहा है कि द प्लेन ऑफ द लोडिंग इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है वही हमारा एक प्रिंसिपल प्लेन है, तो वहाँ से 30 डिग्री पे ये लोड लग रहा है, दिस इज़ पी। तो ये इसी से क्रॉस हो रहा है। अब क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है तो जो भी बेंडिंग होगी दैट वुड नॉट बी सिमेट्रिक बेंडिंग, इट वुड बी अनसिमेट्रिक बेंडिंग। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द फॉर्मूले विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। तो क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस हमको कैलकुलेट करनी है एंड द बेंडिंग स्ट्रेस एट द पॉइंट ए। और ए पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट है ये वाला, उस क्रॉस सेक्शन का ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पे हमको, क्योंकि ये सिमेट्रिक बेंडिंग नहीं है इसलिए हर पॉइंट पे ए बी सी डी हर पॉइंट पे अलग अलग स्ट्रेस होगी। तो इसमें हमको ए पॉइंट पे स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम आई यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आई यू मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट यू एक्सिस, सो दैट वुड बी इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12। तो इसकी जो बेस है वो 15 का है और 20 क्यूब बाई 12 ये सिंपल फार्मूला होता है ना, बी डी क्यूब बाई 12। तो वो हमने फार्मूला अप्लाई करके सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। सो दैट इज़ कमिंग 10,000 सेंटीमीटर रेज़ टू द पावर 4। आई वी अगर हम निकालेंगे तो रिवर्स हो जाता है, डी बी क्यूब बाई 12। तो वो यहाँ पे 20 इंटू 15 क्यूब बाई 12 5625 सेंटीमीटर रेज़ टू द पावर 4। दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाले। फाई इज़ गिवन 30 डिग्री। तो अगर हम यहाँ देखें tan अल्फ़ा, सो ये फार्मूला ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आई यू अपॉन आई वी इंटू tan फाई। सो अगर हम यहाँ पे देखें इसको तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ये दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं इंटू 1/3
जो हमारा ये tan phi है, tan phi इज phi tan 30 इज 1/√3 और यहाँ से हमने दिखा रहा है, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 45.75। तो अल्फ़ा हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। नाउ सिग्मा ए, क्योंकि स्ट्रेस बोला है उसने और एक उसने न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन पूछी है, तो सिग्मा ए दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला mu_va/iu प्लस mvu_a/iv। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ua देखें तो ua कितना होगा 15 का हाफ 77.5 सेंटीमीटर और ये दूसरी साइड है 10, तो उसका ये जो हाफ हो जाएगा दैट वुड बी 5 सेंटीमीटर, सॉरी द 10 सेंटीमीटर। सो mu एंड mv बोथ प्रोड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए, क्योंकि दोनों ही आप अगर इधर देखें तो ये एक्सिस पॉजिटिव है, ये एक्सिस पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो ये लोड है वो इस पे कैसे जो मूवमेंट जो भी क्रिएट होंगे, मूवमेंट के जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे mu एंड mv वो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। और क्यों? क्योंकि दोनों कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं ए पॉइंट पे। सो इट मीन्स यहाँ से अगर हम देखें इसको तो mu की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सो 5 हमारा जो फोर्स है 5 किलो न्यूटन दैट वुड बी क्रिएटिंग नेगेटिव मूवमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स along this direction would be how much? That would be 5 cos 30। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 5 cos 30 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना है उसका वहाँ से 2 मीटर, सो 2 और ये नेगेटिव है क्योंकि ये कॉम्प्रेसिव लोडिंग वो उस पर जनरेट कर रहे हैं, सो इट मीन्स इट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ से जो mu की वैल्यू है दैट इज़ -8.66 किलो न्यूटन मीटर। दूसरा mv को अगर देखें तो वो भी सेम लोडिंग है 5 है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो अगर इसका ये कंपोनेंट हम ब्रेक करते हैं, सो दैट कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू 5 sin 30 डिग्री। तो 5 sin 30 है एंड डिस्टेंस कितना है दैट इज अगेन 2 मीटर। सो इट मीन्स इट इज कमिंग एज mv इज -5 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ से सिग्मा ए अगर हम निकालें उस वाले फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज अगर यहाँ पे रखें, सो व्हाट विल गेट सिग्मा ए इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं तो सिग्मा ए जो आ रहा है हमारा दैट इज -15.33 मेगा पास्कल। तो इस तरीके से ये इसमें 15.33 मेगा पास्कल ये जो हमारी स्ट्रेस जो हमको कैलकुलेट करनी थी, तो दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। सो लाइकवाइज वी कैन ईजिली कैलकुलेट द अदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो as far as unsymmetrical bending is concerned, so we need to remember 2-3 formulas for this। unsymmetrical bending वही है जब हमारा जो भी प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले जो प्लेन्स हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स हैं या प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ इनर्शिया, अगर वो लोडिंग उन प्लेन्स पे नहीं लग रही है, देन वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल और उसके हिसाब से फिर हम वहाँ पे लोडिंग को देखना पड़ेगा। और उसके इफ़ेक्ट्स की वजह से जो हमारा क्रॉस सेक्शन है या जो हमारा बीम है उस पे जो भी बेंडिंग मूवमेंट्स क्रिएट हो रहे होंगे वो सिमेट्रिक मूवमेंट्स नहीं होंगे। तो हम जनरली इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं उन मूवमेंट्स के कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लेते हैं, दोनों प्रिंसिपल एक पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ दी प्रिंसिपल प्लेन्स, जो हमारे u एंड v जो प्लेन्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें डिवाइड करके उनके इफ़ेक्ट को देखते हुए फिर डिफ्लेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं और हम लोग इस तरीके से स्ट्रेसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर केयरफुली। आई होप you have enjoyed this lecture. Thank you so much.